5 किंगडम थे, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्रोटोप्टेस्टा में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि यूकैरियोट थे, मतलब उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद थी, उनमें न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियस मौजूद था, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद थी, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, हीटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, मतलब अपनी ग़िज़ा खुद भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपनी ग़िज़ा लेते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स हैं और एल्गी और फंजाई हैं जो कि हीटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, दूसरों से लेते हैं। तो वायरसेस क्या हैं, वायरसेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या है। वायरसेस कहा जाता है ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या है, एक राब्ता है, एक रिलेशन है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान इनको रखा गया है, मतलब ये बॉर्डर लाइन पे इनको लिविंग भी कहा जा सकता है और नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है। तो वायरसेस क्या है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि वायरसेस का वर्ड जो आया है वायरॉन से आया है। वायरॉन एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है, पॉइजन, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉइजन सिक्रीट करता है। इसके अलावा वायरसेस की एक बाकायदा स्टडी की जाती है, इसकी डिस्कवरी के बाद इसकी स्टडी की जाती है जिसको वायरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, वायरोलॉजी कहा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वायरसेस किस तरह से डिस्कवर हुए थे, इसकी डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक टोबैको प्लांट, जिसे आमतौर पे तंबाकू का पौधा कहा जाता है, तो टोबैको प्लांट की लीफ में जो कुछ पैचेस अपीयर होने शुरू हो गए थे, येलो पैचेस। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन हेल्दी लीव्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है येलो पैचेस अपीयर होने लगे और फिर उस लीव्स को क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिया और पूरी टोबैको की फसल को तबाह करना शुरू कर दिया था। तो ये डिजीज़ क्या थी, इसके लिए डिफरेंट बायोलॉजिस्ट आए और उन्होंने इस पर वर्क किया, लेकिन किसी को भी सक्सेस हासिल नहीं हुई इसमें कि ये डिज़ीज़ क्या थी और ये किस वजह से हो रही थी। तो एक साइंटिस्ट थे एवंस गाय, जो कि 1892 में आए और उन्होंने क्या किया, इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने टोबैको की लीफ को क्रश किया और इसका जूस निकाला, इसका सैप निकाला और उसको जो है फिर एक फ़िल्टर से गुजारा। ये एक ऐसा फ़िल्टर था जिसके थ्रू बैक्टीरिया पास हो जाता था, क्योंकि वायरसेस से पहले बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके थे, तो ऐसा फ़िल्टर बनाया गया जिससे बैक्टीरिया पास हो जाता था। क्योंकि ये डिजीज़ दिख ही नहीं थी कि किसकी वजह से थी, तो इस सैप को, इस जूस को इससे फ़िल्टर से पास किया गया और फिर उसके जूस को जो है दूसरे हेल्दी प्लांट में डाला गया। जब दूसरे हेल्दी प्लांट में डाला गया तो फिर क्या हुआ, उस प्लांट के अंदर भी वो डिजीज़ कॉज होने लगे। फिर इसको ये समझा गया कि नहीं, हमने सैप शायद सही तौर पर से नहीं निकाला है, कुछ बैक्टीरिया अभी भी मौजूद है कि जो दूसरे प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। फिर दोबारा जो है इसके लिए फ़िल्टर को और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक कर दिया गया और फिर इसमें से जो है सैप को गुजारा गया और फिर उस जूस को दूसरे प्लांट में डाला गया, तो उस प्लांट में भी क्या मौजूद हो गए, फिर वो डिजीज़ शो होने लगी। तो फिर एवंस गाय ने सिर्फ ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म इतने स्मॉलेस्ट हैं कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज़म हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, जो कि डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं। इस डिज़ीज़ की वजह पता करी उन्होंने कि बैक्टीरिया से भी छोटे पार्टिकल हैं जो कि इस बीमारी का सबब बन रहे हैं। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद जो है फिर इसको चेक किया गया, जो कि टोबैको लीव्स में डिजीज़ कॉज कर रहे थे जो ऑर्गेनिज्म, इनको चेक किया गया, इनको स्टडी किया गया। तो फिर पता चला कि ये कितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तकरीबन 1 मीटर में भी मिली माइक्रोन इसके पार्ट किए जाएँ जब एक वायरसेस का स्ट्रक्चर इन्हें नज़र आया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते हैं। तो फिर जो 1935 में साइंटिस्ट आए स्टेनले, उन्होंने क्या किया था कि इस ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में किया। मतलब क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा किया जाए और उनके क्रिस्टल बना दिए जाते हैं। ये एक बाकायदा एक फील्ड है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन की जाती है ऑर्गेनिज्म की और फिर उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, इस ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज फॉर्म में या इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर दी थी और वो जब क्रिस्टल फॉर्म में आ गए तो फिर इनको स्टडी किया और इसमें बताया, इन्होंने इसके ज़रिए ये फाइंड आउट किया कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोटीन और डीएनए पे कंसिस्ट हैं, ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल होते हैं जिसको इन्होंने वायरसेस का नाम दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये वायरस क्या थे कि टोबैको लीव्स में मौजूद थे तो इसको TMV कहा जाएगा, मतलब टोबैक मोज़ेक वायरस कहा गया, जो कि टोबैक में क्या कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है।
तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही इसकी डिस्कवरी मुमकिन हो सकी और फिर इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में करके फर्दर स्टडी किया गया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया गया, इसके स्ट्रक्चर को देखा गया, इसके टाइप्स को देखा गया और फिर इसकी मदद से जो है स्टडी करने में आसानी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, इसकी खुसूसियात को देखते हैं कि वायरस की क्या क्या खुसूसियात मौजूद हैं। जब इसको स्टडी किया गया तो वायरसेस में देखा गया कि क्या है, नॉन सेल्यूलर है, मतलब एक सेल की तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि इनके हम देखेंगे कि ये किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं। ये सिर्फ प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट होते हैं। ये देखेंगे एक वायरस दिख रहा है, वायरस का ये वाला पार्ट सिर्फ प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड पे कंसिस्ट होता है, तो इसको कहा जाता है ये नॉन सेल्यूलर है। एक सेल में हमने देखा है, इससे पहले हमने सेल को स्टडी किया, हमने देखा उसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, गोल्जी बॉडीज भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, तमाम ऑर्गेनी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनी मौजूद नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कोड पे कंसिस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना कोई सेल नहीं होता। तो यूनिसेलुलर हमने देखा था ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वन सेल पे कंसिस्ट होते हैं, लेकिन उनके पास हमने सेल देखा था कि उनके पास प्रॉपर सेल मौजूद थी, लेकिन इनके पास प्रॉपर सेल भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको क्या क्या है, ये नॉन सेलुलर है। तो और फिर इस तरह से इसको ये भी कहा जा सकता है ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई भी रेप्लिकेशन कोई भी रिएक्शन अपना नहीं कर रहे होते हैं, इसी तरह से एयर में मौजूद होते हैं, वहीं पे स्टे करते हैं। लेकिन जैसे ही इसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है या कोई लिविंग सेल मिल जाता है, ये वहाँ पर एंटर होते हैं और वहाँ पे जो है अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो ये होस्ट से बाहर, मतलब जब तक उनको कोई सेल ना मिले, लिविंग सेल ना मिले, उससे बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई सेल मिल जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और वहीं पे अपनी तमाम एक्टिविटी शो कर देते हैं। ठीक है, हम इसको स्टडी भी करेंगे आगे। ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट पहले मैं समझा देती हूँ पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे गुजारते हैं, ठीक है, और अपनी तमाम फ़ायदे, अपनी ज़िंदा रहने के लिए तमाम फ़ायदे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, मतलब ग़ज़ा भी उससे हासिल कर रहे हैं, उसके ऊपर रह भी रहे हैं और रिस्पॉन्स में, मतलब बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते तो हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट है। जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग से क्या सक करता है, ब्लड सक करता है, लेकिन बदले में हमें नुकसान पहुँचाता है, कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर देता है, तो हम क्या कहेंगे, वो पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेट पैरासाइट हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि पूरी लाइफ डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, ठीक है। मतलब अगर जब तक इनको कोई सेल ना मिले या कोई होस्ट ना मिले, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले, तो ये क्या होंगे, ये डाई हो जाएंगे और ये पूरी ज़िंदगी जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही रहकर गुजार देते हैं, ठीक है। ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो कम्प्लीटली तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर सकते हैं और वायरसेस है तो वायरसेस हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर सकता है, इवन के बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है। तो वायरसेस जो है क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। वायरसेस का साइज़ होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर में तो सेल मौजूद थी, सेल के सारे स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ये नॉन सेल्यूलर है। नॉन सेल्यूलर मतलब सेल का साइज़ कितना छोटा हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक इनके सेल का साइज़ होता है। ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते थे, लेकिन ये इससे भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है या साइनोबैक्टीरिया है, जितने भी डिस्कवर होते हैं उससे भी स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको क्या कहते हैं, हम सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वायरसेस क्या है, बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पे कंसिस्ट होते हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इनके लिए दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, रेप्लिकेशन के थ्रू। ये रिप्रोड्यूस करने का एक ख़ास तरीका है जिसमें जो है ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ना तो डिवाइड होते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब अपनी ही जैसी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके रेप्लिकेशन करते हैं मतलब अपनी ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनाते हैं, तो मतलब हम इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। जिस तरह से एक फोटोस्टेट मशीन होती है उसमें हम कोई भी पेज डालते हैं और उस पेज की कॉपी बनाते हैं, तो रेप्लिकेशन बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस है कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनाते हैं, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को इस तरह से समझते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है, जिस तरह से ये एक वायरस है, वायरस क्या है, आउटसाइड ऑफ द सेल क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे इसको कोई लिविंग सेल मिल जाता है तो उसके बाद ये अपने आप को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता है, यहाँ पे इंटर कर लेता है। और हमें पता है कि वायरसेस किस चीज़ पे कंसिस्ट हैं, इसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मौजूद होता है, प्रोटीन इसके इर्द गिर्द मौजूद है और न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर मौजूद है, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इस लिविंग सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर कर देते हैं। यहाँ देखें कि यहाँ पे वायरस जो है बिल्कुल इस सेल के अंदर एंटर हो चुका है और उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसने निकाल दिया है। जेनेटिक मटेरियल जो है इसका इस सेल के अंदर आ चुका है, तो अपने जेनेटिक मटेरियल के लिए ये रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट के भी जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करता है। इसके अंदर जो है इस होस्ट का भी जेनेटिक मटेरियल है, तो जो जेनेटिक मटेरियल ये होस्ट का यूज़ करता है और होस्ट का यूज़ करते हुए अपनी ही जैसी और भी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। और अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है मतलब इसके होस्ट के जेनेटिक मटेरियल और इसका दोनों का जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हुए इसने अपनी ही जैसी कॉपी बनाई और यहाँ सेल से ये बाहर आ गया, मतलब ये अपने आप को इस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, अपनी इस तरह से कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो वायरसेस क्या है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। और वायरसेस में जो है जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर होते हैं तो उसके पूरे जीनोम को, उसके पूरे होस्ट के जीनोम को यूटिलाइज कर होते हैं और लॉन्ग टाइम तक उस होस्ट के सेल में रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस क्या है, आपको पता है कि वायरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ये सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद होस्ट के सेल में एंटर हो जाते हैं और जीन रेप्लिकेशन का काम करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं वो तकरीबन उनके पास 1 से लेकर 200 जीन तक मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी और जीन रेप्लिकेशन के भी होस्ट के लिए होस्ट का जो है जेनेटिक मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको ये वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए हैं। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देख लिया कि वायरसेस क्या करते हैं। एक तो उनका साइज़ देखा, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, साइज़ में क्या होते हैं 22-50 नैनोमीटर तक के होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। और इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, रेप्लिकेशन के थ्रू होता है। रेप्लिकेशन क्या होती है हमने देख लिया, ठीक है। और ये होस्ट